हाँ बाबू। देखो बाबू, अब अभी तक हमने कितने 30 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अब जो अनुच्छेद छेद शेष बचे हैं ना, 31 और 32, आज उनकी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। ये चीजें सारी पढ़ा चुके थे हम। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? 6। ठीक है, पहले कितने थे? 7। वो भी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। पहले मौलिक अधिकार में चर्चा किस बात की थी? पहले मौलिक अधिकार में किसकी? समानता का अधिकार। मतलब सबके लिए कहा है, समानता की स्वतंत्रता दी गई थी। अनुच्छेद 12 में चर्चा काय की गई थी? 12 में बोला था कि कहा है, राज्य की परिभाषा। किसकी? राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में किस बात की चर्चा थी? 16 में कह रहा था कि लोक नियोजन। लोक नियोजन। 17 में क्या कह रहा था? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। 18 में कह रहा था उपाधियों का अंत। तो पहले का है समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18। अब दूसरा देखेंगे हम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद कौन में है? मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद शामिल है। कितने? 4। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? पहले 7 प्रकार की थी, अब कितने प्रकार की? 6। ठीक है, अब 19 हो गया, 20 है। अब 20 में है, क्या कह रहा है? अपराध के दोष सिद्धि में क्या है? संरक्षण है। और 21 में क्या कह रहा है? विदेश भ्रमण है, निजता का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार है, और हेलमेट है, प्रदूषण, ये सारी चीजें का है। जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 21 में। 22 में क्या कह रहा? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो, तीसरे में कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाबू अनुच्छेद कितने शामिल हैं? 2 अनुच्छेद है, 23 और 24। 23 में काय की चर्चा है? बलात्श्रम, बेगारी की। और 24 में काय की चर्चा है? 6 से 14 साल तक के, सॉरी, 14 साल से कम बच्चों को किसी कारखाने या खतरनाक कार में नहीं लगाया जाएगा। तो पहला कौन है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा शोषण। अब चौथा देखो, धर्म। धर्म की स्वतंत्रता में, मतलब धर्म की स्वतंत्रता कितने प्रकार के? मतलब कि कितने अनुच्छेद शामिल है? 4। पहले में कहा है अंतःकरण। 26 में सामूहिक। 27 में धन के लिए कोई टैक्स, मतलब कि मंदिर के या मस्जिद के लिए, धार्मिक कार्य के लिए कोई दिया गया पैसा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कि कोई भी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यही बात कह रहा है। अब अनुच्छेद, सॉरी, अल्पसंख्यक वर्गों के लाने मौलिक अधिकार कौन सा है? जो 5वां। इसमें क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, वर्गों का हित, मतलब वर्गों के हितों के लिए है। तो अनुच्छेद 5 में कह रहा, अनुच्छेद 5 में नहीं, तो क्या है? मौलिक अधिकार 5 में कह रहा है बाबू। इसमें कितने अनुच्छेद शामिल है? 2। अनुच्छेद कौन कौन शामिल है? 29 और 30। 29 में काय की चर्चा की गई है कि मतलब किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी अल्पसंख्यक को उससे वंचित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 30 में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अनुच्छेद 29 के तहत किसी भी शिक्षा संस्थान में असहाय महसूस करता है तो अपनी खुद की का शिक्षा संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 30 में। ठीक है ना, ये बात हो गई थी। अब बाबू देखेंगे अनुच्छेद हम 31 के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के। अब अनुच्छेद देखो 31। अनुच्छेद 31 में कह रहा है, अनुच्छेद 31, ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति के अधिकार को क्या है? ये भी एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, ये 7वां वाला जो संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या है? किस अनुच्छेद के तहत हटा दिया गया? अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। लेकिन अब कौन से अनुच्छेद में डाल दिया है? 300 के ए में। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा किया गया था? 44वां। ठीक है, कौन सा? 44वां। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है बाबू, तुमसे पूछेंगे संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां। कब किया था? 1978 में।
ठीक है। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में डाला गया है? अनुच्छेद 300 के ए में। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया था? अनुच्छेद 21। संपत्ति का अधिकार का मतलब ये है कि बाबू किसी के जैसे मतलब कि कोई भी व्यक्ति है सरकारी कार्य में पहले संपत्ति का अधिकार, तो सरकारी कार्य में बाधा है, जैसे कोई ट्रेन की पटरी निकालनी है या रोड निकालना है, ठीक है, या बांध या डैम बनाना है, तो कोई व्यक्ति जब अपनी जमीन नहीं देता था तो पहले जो संपत्ति का अधिकार है इसका कोई जैसे हनन करता था, हनन किए तो ये लोग कहाँ चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का है खाली इसको मुआवजा दिला सकता है, लेकिन संपत्ति का मलकाना हक नहीं। का दिला सकता है मुआवजा? अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 31 में। अब अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 32 देखो, अनुच्छेद 32 देखते हैं। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? अनुच्छेदों का अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेदों का अनुच्छेद कैसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, अनुच्छेद को कहा संविधान की आत्मा। क्या कहा था बाबू? संविधान की आत्मा किसे? अनुच्छेद 32 को कहा था। लेकिन इसे क्या कहते हैं? मौलिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस कौन से अनुच्छेद को कहते हैं? उपचारों का अधिकार के नाम से कौन सा जाना जाता है? अनुच्छेद 32। उपचारों का अधिकार मतलब है कि इसके पास कितने प्रकार के उपचार हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार का जो उपचार करता है अनुच्छेद 32। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के में ये कितने प्रकार की अनुच्छेद 32 रिट निकालता है? 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की रिट निकालता है। ठीक है, ताकि मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का हनन ना हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति का हनन हुआ है तो वो कहाँ चला जाएगा? या तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितने के तहत? 32 के तहत, या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है ना, हाई कोर्ट कहाँ? 226 के तहत। अब समझना बात को बाबू। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? ठीक है, औपचारिक अधिकार। ठीक है, औपचारिक अधिकार कहते हैं अनुच्छेद किसको? 32 को। किसने कहा था कि संविधान की आत्मा है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और समझना बाबू, लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? संविधान की रीढ़। और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। लेकिन स्पेशल तौर पे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अनुच्छेद 32 का है ये संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा ये कितने प्रकार का उपचार निकालती है? 5 प्रकार की। उसे क्या बोलते हैं? या आदेश निकालती है। आदेश को क्या कहते हैं हम? रेट। कितने प्रकार की रेट निकालती है? 5 प्रकार की। कितने की? 5। ठीक है, अब 5 प्रकार की रेट है। अब रेट है, कोई भी व्यक्ति है जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, या वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद कौन से के तहत? 32। और या हाई कोर्ट 226 के तहत। जो व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नजदीक हो, या हमको हाई कोर्ट नहीं जाना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। अब आगे समझो, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के आदेश हैं? तो 5। या कितने प्रकार की रिट हैं? तो 5 प्रकार की। अब पहले में कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसे न्यायालय में 24 घंटा मतलब न्यायालय में 24 घंटा में पेश नहीं किया। मतलब कि है अनुच्छेद कितने में? 20 में। 20 में नहीं, अनुच्छेद 22 में चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति को तुम जब हिरासत में लोगे तो उसे 24 घंटा के अंदर कहा मजिस्ट्रेट के पास पेश करोगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को थाने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक बंद करके रखा है और बराबर बराबर का है लंबी मार मारी गई है। अगर किसी ने सबूत जुटा लिए, किसी ने सबूत जुटाए हैं, वो व्यक्ति किसी भी मतलब कि वकील को लेके साथ में या अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ चला गया? हाई कोर्ट। या कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और बता दिया कि साहब हमें अब फिर बुलाएंगे कि साहब हमारा व्यक्ति है, हमारे व्यक्ति को 5 दिन तक कैद करके थाने में रखा, रोज मार मारी गई है, और ना तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाके आदेश देगा कि कौन सा जिला, कौन सा थाना, कौन सी तहसील, ठीक है, उसको ताक ताकी बुलाएंगे
ठीक है, उस व्यक्ति को अब दरोगा साहब को कहाँ बुलाएंगे, दरोगा साहब को बुलाएंगे कि आओ भाई साहब, ठीक है, इनका कसूर क्या था, यह कसूर क्या था, दोष क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है। अगर गुनेगार है तो उसको कहा है रिमांड में ले लेंगे व्यक्ति को, अगर गुनेगार नहीं है तो किसको, तो दरोगा साहब को रिमांड में लेंगे, ठीक है, दे देंगे 40 दिन की जेल, या साथ में कह देंगे कि जाओ भैया तुम्हारी हो गई बेल। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गई कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तार किया तो 24 घंटा के अंदर कहाँ पेश करोगे, मजिस्ट्रेट। तो पहले प्रकार की रिट समझ में आ गई कि कोई भी कर्मचारी है अपने मनमानी ढंग से व्यक्ति को अगर कोई भी मतलब कि मनमानी ढंग से गिरफ्तार कर रहा है तो उसे 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाएगा, न्यायालय। अगर नहीं ले गया, 3-4 दिन घोंस के खींच मार लगाई गई है तो ठीक है, फिर कौन सा इंजेक्शन जारी करे, अनुच्छेद 32 में कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि कोर्ट वहां से आदेश करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी है, जो मतलब कार्य सौंपा गया है उसको सही ढंग से या सही तरीका से करे, अगर नहीं करता है, ठीक है, तो कौन सी रेट के तहत, परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट का है अपने पास बुलाएगा, फिर उससे पूछेगा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। अब कोई मास्टर है, अगर मास्टर पढ़ाने जाता है वो वहां पढ़ाता नहीं है, ठीक है, खाली दिन भर यहाँ घूमता है, तो अगर किसी ने सबूत जुटा के कहा भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो कौन सा आदेश, परमादेश आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, फिर मास्टर को बुलाएगा कि आओ मास्टर साहब, ठीक है। तो परमादेश समझ में आ गए। अब अनुच्छेद देखो 3, अधिकार परीक्षा, मतलब रेट कौन सी, रेट 3, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है बाबू, अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जो सरकार ने तुम्हें नौकरी मिली है वही के हद में रह के कार्य करो, ताकि ऐसा नहीं है हो तुम हॉस्पिटल के चपरासी और कर रहे ऑपरेशन, तो ये कहा है जोन तुम्हारा अधिकार हो। तो अधिकार का मतलब ये होता है बाबू की जैसे मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम खाली होता है ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन बड़ा ट्रीटमेंट करना, और नर्स का काम क्या है, इंजेक्शन देना और बोतल वोतल चढ़ाना, ये चीजें हैं, और वही नर्स जाके क्या करने लग जाए, ऑपरेशन। और कोई व्यक्ति सबूत जुटा ले, ठीक है, और कहाँ ले जाए, अनुच्छेद 32 के तहत कहा सुप्रीम कोर्ट, या 226 के तहत कहा हाई कोर्ट। तो फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट का कहा है जज साहब बुलाएंगे कि आओ साहब तुम्हारा अधिकार कितना है, खाली इंजेक्शन देना व्यक्ति को या बोतल चढ़ाना, ऑपरेशन करने का अधिकार किसे दिया है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जितना तुम्हें जोन रेंज के अधिकारी हो तो वही काम कर सकते हो, ताकि ऐसा नहीं है हो तुम स्कूल के माली और प्रिंसिपल बन के अंग्रेजी पढ़ाओ। समझ में आ गई ना बात, अधिकार परीक्षा समझ गए। अब पीति से समझो और उत्प्रेषण, ठीक है, का समझो, पीति से और उत्प्रेषण समझो। अभी समझा रहे हैं पीति से और उत्प्रेषण। हाँ, अब चौथी रेट देखो क्या कह रहा है, पीति से। पीति से का अर्थ ये होता है कि ये मतलब कि न्यायालय से संबंधित है, कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कैसे हाई कोर्ट से। मतलब पीति सेठ का मतलब बाबू ये होता है कि कोई भी मतलब मुकदमा है, अगर कोई भी मुकदमा लंबित पड़ा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश भेजेगा कि जो लंबित मुकदमा पड़ा है तो उसको कहाँ भेजो, हमारे पास भेजो, कहाँ भेजो, हमारे पास। और उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि कोई भी मुकदमा लंबित पड़ा है, हाँ यही है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है कि जो पीति सेठ है आदेश देता है कि कोई भी मुकदमा है जो मतलब अधीनस्थ न्यायालयों में सब में का है, आदेश देता है, जो जिला में न्यायालय न्यायालय होता है ना उसको आदेश देता है कि जो तुम्हारे यहाँ मुकदमा है तो उसकी कहा है कार्रवाई ना करें, कार्रवाई ना करके कहाँ भेज दें, हमारे पास, ठीक है। और अनुच्छेद 5 में कहता है, कह रही है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब कहता है कि मतलब कि जो तुम्हारे क्षेत्र या आधार में मुकदमा नहीं है, ठीक है, जो मुकदमा है तुम्हारे क्षेत्र के बाहर है तो इस मुकदमे को कहाँ भेजें, कहाँ भेजें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेजें। तो समझ में आ गई कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं, 5। और रेट कितने प्रकार की, वही रेट या आदेश एक ही चीज है, 5 प्रकार की। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे में परमादेश, और तीसरे में अधिकार परीक्ष, और चौथे में पीति सेठ, और 5वें में उत्प्रेषण। ठीक है बाबू।
सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 226। कौन से तहत? 226। बंदी प्रत्यक्षीकरण बता दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी थानेदार या कोई भी पुलिस वाला मनमानी ढंग से अगर गिरफ्तार करके ले गया तो उसे 24 घंटा के अंदर कहाँ पेश किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के यहाँ। अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश नहीं किया गया, 4-5 दिन वहीं थाना में रख के मनमानी तरीका से मार मारी गई है, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर साबूत जुटा लिए हैं, तो साबूत अगर जुटाए हैं तो कहाँ ले गया? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो फिर हाई कोर्ट के जज साहब बुलाएंगे कायदे से, आओ भाई साहब, इसका कारण बताओ कि तुम 5 दिन रखे क्यों हो। ठीक है, अगर संलिप्त पाए गए तो दरोगा साहब को भी 40 या 50 दिन की जेल होगी। ठीक है। अब अनुच्छेद दूसरा कह रहा है कि सॉरी, मतलब कि रेड दूसरी कह रही है परमादेश। परमादेश का मतलब समझ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कार्य नहीं करे, मनमानी अपनी मनमानी करे, तो कौन सी रेड जारी की जाती है? अनुच्छेद नहीं, सॉरी, कौन सी, मतलब कि रेड दूसरी। और तीसरी रेड में अगर हो तुम फूल पत्ती वाले और जाके तुम कहा है और लेक्चरर बन के जाके गए हो तुम डिग्री कॉलेज में और लेक्चर ले गए हो, तो सरकार अगर किसी को भनक लग गई कि ये तो वहां का चपरासी है और यहाँ लेक्चर ले रहा है प्राइवेट कोई संस्थान में, तो फिर अच्छे से नाप दिए जाओगे। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब है कि जो अर्ध न्यायालय की तुम मुकदमा रोको और कहाँ भेजो? कहाँ भेजो? हाई कोर्ट या सुप्रीम। उत्प्रेषण का बोल दो होता है कि जो तुम्हारे क्षेत्र में अगर मुकदमा नहीं है, उस क्षेत्र से बाहर है, तो उस मुकदमा की तुम कार्रवाई नहीं करोगे। ठीक है बाबू। तो मौलिक अधिकार का आज खत्म, कल पढ़ाएंगे नीति निर्देशक तक।